हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल कंपटीशन क्रैकर्स। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम TS03 ठीक है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कोर्स है इग्नू का, उससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपके सामने लेके आए हैं, जो कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल आपका है एग्ज़ाम, और हम बात कर रहे थे TS07 की, सॉरी TS03 नहीं, TS07 की, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी तक हमने इससे पहले देख लिया है जून 2019 और जून 2018 का पेपर। उसके बाद हमने देखा दिसंबर 2018 का पेपर। ठीक है दोस्तों, और अब हम देखने वाले हैं दिसंबर 2016 के पेपर को एनालाइज करने वाले हैं। तो इन दोनों पेपरों को मैंने एनालाइज किया था, इसके क्वेश्चंस प्लस आंसर्स आपको बताए भी थे। जिन लोगों ने वो नहीं देखे हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आई बटन पे भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और अगर आपको पूरी इसकी सीरीज चाहिए, जो कि 2 डेज स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी आप लोगों के लिए, ठीक है, अभी भी आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल पे चले जाइएगा। ठीक है, हमारे चैनल पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेक्शन मिल जाएगा, तो कंपटीशन क्रैकर्स, ये हमारे चैनल का नाम। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये होम, ठीक है, होम से आप वीडियोस पे आइएगा। वीडियोस के बगल में यहाँ पर प्लेलिस्ट का सेक्शन है, इस प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए TS07 एग्जाम स्ट्रेटेजी इन 2 डेज, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, ठीक है, ये 4 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद ये अभी जो ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ, लेक्चर नंबर 5 भी इसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो आप सीरियल वाइज इनको देख सकते हैं, और आप इनको जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, और इसके आंसर भी मैंने बताए हुए हैं। तो अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इनको देख के आसानी से पेपर में लिख के आ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अभी का पेपर। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही कहा था कि हम कोई भी जो पेपर है रैंडमली उठा के देखेंगे। तो 2016 का पेपर मैंने उठा लिया है रैंडमली। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलीवेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग विथ रिस्पेक्ट टू टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हिंदी में अगर हम देखें, किसी पर्यटन संस्थान के संबंध में मानव संसाधन योजना की प्रासंगिकता एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में ये पूछ रहा है। इसको हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो इसके लिए आपको जो दिसंबर 2018 की मैंने वीडियो बनाई थी, दिसंबर 2018 के प्रीवियस ईयर वाला बनाया था मैंने, जो कि है हमारा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो जो मैंने प्लेलिस्ट दिखाई थी उसमें आप लेक्चर नंबर 3 में चले जाइए। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, दिसंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था यही चीज, जो कि आपको लेक्चर नंबर 3 में देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर ये चीज एक्सप्लेन करी है। तो ये क्वेश्चन हमारा डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आप एक प्रकार से देख सकते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है, क्योंकि इनके रिपीट होने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर है डिस्कस द वेरियस मैन पावर सप्लाई फोरकास्टिंग टेक्निक। तो मैन पावर सप्लाई फोरकास्टिंग टेक्निक, जो कि श्रम शक्ति आपूर्ति पूर्वानुमान तकनीक, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, ये भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आप लेक्चर नंबर 3 में चले जाइएगा, उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हमने जो वीडियो बनाई थी वो थी दिसंबर 2018 की। सिमिलर वीडियो जो दिसंबर 2018 का हमने पेपर एनालाइज किया था ना प्रीवियस ईयर, उसको हमने लेक्चर नंबर 3 में कवर किया है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 था ये, तो आप वहां पर जाके इसकी भी वीडियो देख सकते हैं। तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोगों में से बहुत कह रहे थे कि इंपोर्टेंट, तो ये देखो, ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके की रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पूछा गया है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट के बारे में, एंड हाउ कैन बी इफेक्टिव इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। हिंदी में देख लेते हैं, मानव संसाधन लेखा परीक्षण की प्रक्रिया में शामिल चरण क्या है, पर्यटन एवं आतिथ्य के क्षेत्र में इसके किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी चीज हमने डिस्कस कर ली है। इसको हमने डिस्कस किया था हमारे लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, जो प्लेलिस्ट दिखाई थी उसमें आप फर्स्ट लेक्चर में चले जाइएगा, उसका क्वेश्चन नंबर 2।
आप देखिएगा, उसमें मैंने ये चीज़ आपको डिस्कस करवा रखी है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट के बारे में। तो जून 2019 में ये क्वेश्चन आया था। तो जून 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर हमने देखा था, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसको हमने लेक्चर 1 में कवर किया हुआ है। तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है व्हाट इज लिंकेज बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन और एंड जॉब एनालिसिस। ठीक है, एज एचआर मैनेजर ट्रेवल एजेंसी यू शुड डिजाइन जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब एनालिसिस के बारे में पूछा गया है। तो हिंदी में देखो, रोजगार विवरण एवं रोजगार विश्लेषण में क्या संबंध है, ये चीज पूछी गई है यहाँ पर। तो दोस्तों मैंने दोनों का अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन जो बनाया है, जॉब डिस्क्रिप्शन इसको हमने कवर किया है, जॉब डिस्क्रिप्शन को हमने कवर किया है लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में कवर किया है, जिसमें कि हमने जून 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर को ऑब्जर्व किया था, 2018 जून 2018 का, और उसका क्वेश्चन नंबर 3 था ये जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसको हमने लेक्चर नंबर 4 में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लो, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जिसके रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस, ठीक है, अगला पूछा गया इसमें कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। तो जॉब एनालिसिस ये हमने देखा था लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 3 में आप चले जाएंगे, जिसमें कि हमने दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया था, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा जॉब एनालिसिस। और जॉब डिस्क्रिप्शन लेक्चर नंबर 4 जो कि जून 2018 का क्वेश्चन पेपर था, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यार ये 4 क्वेश्चन हमने देखे और 4 के 4 जो है वो रिपीटेड है। तो आप कह सकते हैं कि हमें प्रीवियस ईयर के पेपर देख के कुछ ना कुछ फायदा तो हुआ है। तो यहाँ पर से ही अगर आपका पेपर चल रहा होगा तो 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं, 4 क्वेश्चन यार 80 नंबर आप यहीं पर इसे ले आएंगे। ठीक है, तो 80+ तो आप जाएंगे ही जाएंगे यार, लेक्चर फॉलो कर लिए, क्योंकि अभी ये वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हुए हमने 40 क्वेश्चन के अराउंड डिस्कस कर रखे हैं और सिर्फ हमें 5 क्वेश्चन करने हैं यार। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमने जो पढ़े हैं वो क्वेश्चन आपके आएंगे 5 क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ अलग भी आता है तो थोड़ा हाथ पैर मत डाल देना, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है थोड़ा थोड़ा उसको मिला के आप अच्छा सा अपना आंसर बना सकते हैं। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन, शॉर्ट नोट करना है जॉब इवेल्युएशन पे, उसके बाद पे स्ट्रक्चर पे, इंडक्शन प्रोसेस और प्रमोशन पॉलिसीज। ठीक है, तो इसमें मैं बात करूं इंडक्शन प्रोसेस की दोस्तों, तो एक बार मैं हिंदी में बता देता हूं आपको, हिंदी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो है ना ये। तो हिंदी वालों के लिए है ये क्वेश्चन, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, रोजगार मूल्यांकन, वेतन संरचना, इंडक्शन प्रक्रिया और पदोन्नति नीतियां। तो इन दोनों को हम पहले ही कवर कर चुके हैं। इंडक्शन प्रोसेस को हमने कवर किया था। ठीक है, इंडक्शन प्रोसेस को, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, इंडक्शन प्रोसेस और प्रमोशन प्रोसेस। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडक्शन प्रोसेस को हमने देखा था आपका, वेट लेट मी चेक, इंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, इंडक्शन प्रोसेस को हमने देखा था लेक्चर नंबर 3 2018। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 जो ये प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें कि हमने जून 2018 का पेपर देखा था, उसमें हमने ये चीज डिस्कस करी है और ये था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। और प्रमोशन पॉलिसीज ये प्रमोशन पॉलिसी हमने डिस्कस नहीं किया है, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं जॉब इवैल्यूएशन की। तो जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है वो चीज यहाँ पर आप समझते हैं। ठीक है, ये एक नया चीज आया है, तो इसके बारे में एक बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में मैं डाल देता हूँ। तो मेरा काम है यहाँ पर एक आपके दिमाग में बेसिक कंसेप्ट डालना, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप डिटेल वे में आप देख के जा सकते हैं और आपके अच्छे नंबर कहीं, यार अगर अच्छी से पढ़ लिया तो 80+ नंबर तो आपके कहीं नहीं जाएंगे यार दोस्तों। ठीक है, 80+ का तो पेपर आप करके ही आएंगे अगर आपने अच्छे से ये वीडियोस देखी हैं तो। ठीक है, तो जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है इसको देखते हैं। जॉब इवैल्यूएशन इज वे ऑफ डिटरमाइनिंग, ठीक है, ये एक तरीका है डिटरमाइन करने के लिए वैल्यू एंड वर्थ ऑफ एनी जॉब। ठीक है, किसी भी जॉब की वैल्यू क्या है, किसी भी जॉब की वर्थ क्या है, ये निकाली जाती है जॉब इवेल्युएट करके जॉब को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज जॉब इवेल्युएशन। और इसका कंपेयर किया जाता है डिफरेंट टाइप की जॉब का विथ ईच अदर। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि कौन सी जॉब की कितनी वर्थ है। ठीक है, तो इसको ही कहते हैं जॉब इवेल्युएशन। ऑलराइट,
फिर इट इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक कंपैरिजन एंड हैविंग पर्पज ऑफ रेशनल पे स्ट्रक्चर। तो एक सिस्टमैटिक कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, सिस्टमैटिक कंपैरिजन इसमें किया जाता है डिफरेंट जॉब्स के बीच। अब किस तरीके का कंपैरिजन किया जाता है, जैसे हम ग्रुप ए और ग्रुप डी की जो जॉब्स हैं उनमें कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि मेंटल एलिजिबिलिटी की जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो ग्रुप ए में है, ग्रुप डी में फिजिकल एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, फिजिकल एबिलिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट है ग्रुप ए में, ग्रुप डी में डिसीजन मेकिंग नहीं करना है। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके बताएंगे कि ग्रुप ए की जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा वर्दी हैं देन ग्रुप डी की जॉब्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिस्टमेटिकली कंपैरिजन करते हैं जॉब्स के बीच और इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं व्हाट पे स्ट्रक्चर को, ठीक है, पे स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं डिफरेंट जॉब्स के। तो आपको पता होगा कि ग्रुप ए की जो जॉब्स होंगी उनका पे स्ट्रक्चर अलग होगा, ग्रुप बी का अलग होगा, ग्रुप सी का अलग होगा, ग्रुप डी का अलग होगा और इस तरीके से उनके वैल्यू और वर्थ के हिसाब से जो है वो इंक्रीज होती है सैलरी। जिस जॉब की वैल्यू या वर्थ ज़्यादा होगी उसकी सैलरी पे स्ट्रक्चर भी उसका अच्छा होगा, जिसका कम होगा उसका पे स्ट्रक्चर भी नीचे होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी उसका पे स्ट्रक्चर भी कम होगा। तो अब देखते हैं पे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सिस्टमैटिक कंपैरिजन, जॉब इवैल्यूएशन किया जाता है टू डिटरमाइन वैल्यू एंड वर्थ ऑफ जॉब, और ये सिस्टमैटिक कंपैरिजन होता है जिससे कि हम फाइनली पे स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमसे बी वाला पूछा है, पे स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो पे स्ट्रक्चर क्या होता है, पे स्ट्रक्चर मीन्स होता है डिटेल ऑफ सैलरी और पे दैट इज ऑफर्ड, ठीक है। तो पे स्ट्रक्चर होता है डिटेल ऑफ सैलरी और पेमेंट ऑफर्ड टू एम्प्लॉय, ऑफर्ड टू एम्प्लॉय, ठीक है। जो भी वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको जो सैलरी दी जाती है उसकी जो डिटेल होती है उसको पे स्ट्रक्चर कहते हैं। अब पे स्ट्रक्चर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, पे स्ट्रक्चर के कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट किस हिसाब से पे स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो कंपोनेंट होता है, सबसे पहले होता है बेसिक पे या बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी आपका जो आपकी टोटल सैलरी आती है उसकी 35 से 50% के बीच जो सैलरी होती है वो बेसिक सैलरी होती है। बेसिक सैलरी के बाद उसमें ऐड होते हैं कुछ अलाउंसेस, ठीक है, अलाउंसेस ऐड होते हैं जैसे कि उसमें डीए, ठीक है, सबसे पहले डियरनेस अलाउंस, डीए जिसको हम कहते हैं डियरनेस अलाउंस ऐड होता है। कोई भी जैसे सैलरी है किसी की, मान लो किसी की सैलरी 50,000 है, ठीक है, तो उसका जो बेसिक है वो होगा 35 से 50%, मान लो कि 20,000 का उसका बेसिक है, ठीक है, 20,000 रुपये का बेसिक है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस या डायरेक्ट अलाउंस मिलेगा उसको 10,000 रुपये का, तो इस तरीके से हो जाती है 30,000 सैलरी। और इसके बाद और भी अलाउंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे HA होम अलाउंस मिलता है, फिर उसके बाद फ्रिंज बेनिफिट्स उसको मिलते हैं, ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं जिसके अंदर की हाउस अलाउंस आ जाता है, फैमिली अलाउंस आ जाता है, फूड अलाउंस आ जाता है और इसके साथ साथ बोनस, ठीक है। तो इन सब का सम जो होता है, जब मान लो फ्रिंज अलाउंस उसका बनता है 15,000 रुपये का और 5,000 का बनता है बोनस, तो इस तरीके से फाइनल जो सैलरी बनती है वो बनती है 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000 रुपये। तो इसको ही कहते हैं पे स्ट्रक्चर। जैसे कि 50,000 रुपये देने थे तो उसमें बेसिक सैलरी थी 35 से 50%, दैट इज 20,000, डियरनेस अलाउंस था या डायरेक्ट अलाउंस था 10,000 का, फ्रिंज बेनिफिट थे 15,000 के, बोनस था 5,000 का और फाइनली जो सैलरी बनी, पे स्ट्रक्चर बना, वो बना 50,000 का। और जो पे स्ट्रक्चर डिसाइड होता है जॉब इवैल्यूएशन के हिसाब से डिसाइड होता है। जॉब इवैल्यूएशन होता है वैल्यू या वर्थ ऑफ द जॉब। तो ये चीज़ें आपस में क्या थी, जुड़ी हुई थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा समझ में आया तो लाइक कर देना वीडियो को। ऑलराइट, तो फिर है इंडक्शन प्रोसेस हमने देखा हुआ है। लेक्चर नंबर 3 में आप चले जाइए, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 दिसंबर 2018 का जिसमें हमने पेपर एनालाइज किया था, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आंसर के साथ अच्छी से मैंने एक्सप्लेन उसके किया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। मोस्ट इंपोर्टेंट है इंडक्शन प्रोसेस। फिर आ जाता है प्रमोशन पॉलिसीज। प्रमोशन पॉलिसीज होती हैं ऐसी टाइप की पॉलिसीज जिसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन किस हिसाब से करना है, ठीक है। तो ये जो प्रमोशन डिसाइड होते हैं वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, स्किल्स के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है, ये प्रमोशन होते हैं। अब स्किल्स जैसे कि जिसने ज़्यादा ट्रेनिंग एक्वायर करी होगी जिस एम्प्लॉय ने, और एक्सपीरियंस, स्किल्स और वैल्यू, वैल्यू क्या है उस एम्प्लॉय की वहाँ
और इसी के साथ साथ एक तो हो गया स्किल्स, हो गया एक्सपीरियंस, हो गया वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉय, हो गया और उसका टाइम, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन हम कहेंगे, ठीक है। तो स्किल्स में आ गया कि उसकी स्किल्स कितनी अच्छी है, कितनी वो ट्रेनिंग लेके आ रखा है, अगर अच्छी स्किल होगी तो उसका जल्दी प्रमोशन होगा, ठीक है, पॉलिसी के हिसाब से। और एक्सपीरियंस अगर किसी बंदे को ज़्यादा है तो उसका भी प्रमोशन हो जाएगा जल्दी से। और वैल्यू, कोई ऐसा कर्मचारी है जो ज़्यादा वैल्यू करता हो कंपनी को, उसका भी अच्छे से प्रमोशन हो जाएगा। किसी को ज़्यादा टाइम हो चुका है एक ही कंपनी में वर्क करते करते, उसकी लॉयल्टी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, लॉयल्टी काफ़ी अच्छी है, बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, तो इसके बेसिस पे भी उसको जो है प्रमोशन दिया जाएगा। तो इसी टाइप की जो पॉलिसीज़ होती हैं जिनके बेसिस पे प्रमोशन दिया जाता है उसको ही कहते हैं प्रमोशन पॉलिसी। ऑलराइट, तो आई होप कि प्रमोशन पॉलिसी का भी आपको कंसेप्ट हो गया होगा क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल्सो मेंशन द कंपोनेंट ऑफ सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है और क्या कंपोनेंट है जो सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, तो ये चीज देखेंगे हम। तो वेतनमान नियमन के लक्ष्य एवं सिद्धांत क्या है, वेतनमान नियमन के अवयवों को भी उद्धृत करें, ठीक है यार, तो हिंदी वाले आप पढ़ लेना यार, ये जो भी है, ठीक है। तो बात करते हैं सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का। तो सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होता है टू डेवलप द वर्क ऑफ सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क होता है इज टू डेवलप एंड मेंटेन पॉलिसी फॉर सैलरी। तो जो भी सैलरी मिलने वाली है उसके लिए जो पॉलिसीज तैयार की जाती है वो सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन तैयार की जाती है, ठीक है। और जो ये सैलरी के लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी इसके बिहाफ पे जो सैलरी है वो एम्प्लॉयज को दी जाती है, ठीक है। तो इट मोटिफाई, अब इसी के बेसिस पे जो सैलरी फाइनली डिसाइड होगी उसी के बेसिस पे जो है अट्रैक्ट किया जाएगा कंपनी द्वारा क्वालिफाइड पीपल्स को, क्वालिफाइड और स्किल्ड जो पीपल्स हैं उनको जो है कंपनी जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी थ्रू इट्स सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगी पॉलिसीज फॉर सैलरी, ठीक है। और अच्छी सैलरी जहाँ मिलेगी तो क्वालिफाइड और स्किल्ड पर्सन वहाँ आना पसंद करेंगे। तो एक प्रकार से देख सकते हैं कि क्वालिफाइड और स्किल्ड पर्सनस को जो ग्रैब करने की एक जिम्मेदारी सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन की भी होती है, बिकॉज इट डिसाइड्स द सैलरी, ठीक है। तो सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट आप देख लो, ठीक है, कंपोनेंट होते हैं वही चीज जो हमने देखा कि सैलरी पे स्ट्रक्चर का जो हमने देखा ना, पे स्ट्रक्चर का जो चीज हमने पे स्ट्रक्चर में देखी थी वही चीज होती है सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन की डिसाइड करने की। सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है कि बेसिक पे किस जॉब के लिए कितनी बेसिक पे दी जाएगी, उसके अलावा टोटल सैलरी, ठीक है, टोटल सैलरी किस जॉब के लिए कितनी दी जाएगी, और इसी के साथ साथ अलाउंस, ठीक है, अलाउंस कितने मिलने चाहिए किस जॉब के लिए। और अलाउंस क्या होते हैं, दैट आर, ठीक है, तो बेसिक सैलरी होती है 30 to 35% ऑफ, ठीक है। तो ये चीज डिसाइड करती है कि 30 से 35% होगी या 35 से 50% होगी, बेसिक सैलरी किस जॉब में कितनी होगी, ये चीज डिसाइड करने का काम होता है सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके बाद अलाउंस प्रोवाइड करने का काम भी ये सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का होता है कि किस जॉब के लिए कितना अलाउंस देना है। और अलाउंस होती है, अलाउंस की जो मीनिंग होती है, अलाउंस को हिंदी में कहा जाता है भत्ते, ठीक है। और अलाउंस की जो मीनिंग होती है वो होती है अमाउंट पेबल ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रेगुलर जॉब। जब आप रेगुलर जॉब करते हैं ना, रेगुलर जॉब में होते हैं, तब आपको जो अमाउंट पेबल होता है उसको कहते हैं अलाउंस। भत्ते अगर आपको लेने हैं तो आपको रेगुलर जॉब में होना चाहिए। अगर आप किसी लीव वगैरह में हैं तो आपको बेसिक सैलरी मिलने वाली है, अलाउंस आपके उस टाइम पे नहीं मिलते हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी आपके अलाउंस नहीं मिलते हैं, सिर्फ बेसिक सैलरी का हाफ आता है, ठीक है आपका। तो ये होते हैं अलाउंस। और इसके अलावा, ठीक है, ईपीएफ डिसाइड करना कि ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, तो ये फंड भी दिया जाता है
ईपीएफ ये जमा होता है और फाइनली रिटायरमेंट के टाइम पे जब आप जॉब को लीव करते हैं उस टाइम पे ये ईपीएफ आपको मिलता है। तो ये भी ईपीएफ कितना कटेगा ये भी सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन ही डिसाइड करता है। और प्लस बोनस, अगर आपको बोनस मिलना है तो किस जॉब के लिए कितना बोनस दिया जाएगा ये भी आपका सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन ही डिसाइड करता है। तो यही है सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पॉलिसी मेंटेन करता है सैलरी से रिलेटेड। और सैलरी अगर अच्छी होगी तो क्वालिफाइड और स्किल्ड लेबर आएंगे। तो इनडायरेक्टली देखें तो सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं हाथ होता है क्वालिफाइड और स्किल्ड लेबर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। और कंपोनेंट होते हैं सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के, सबसे पहले तो डिसाइड करना बेसिक पे कितनी होने वाली है, 35 से 50% ऑफ द टोटल सैलरी। और उसके बाद अलाउंस डिसाइड करना। अलाउंस क्या होते हैं, ऐसा अमाउंट जो कि पेबल होता है व्हेन यू आर ऑन रेगुलर जॉब। ठीक है, तो रेगुलर जॉब में अगर आप हैं तो उस टाइम पे आपको अलाउंस प्रोवाइड होते हैं। और इसी के साथ साथ ईपीएफ प्रोवाइड करना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना कटेगा ये चीज़ डिसाइड करना सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। उसी के साथ साथ किस साल किस मंथ कितना बोनस मिलना है ये भी डिसाइड करना सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होता है। आई होप आपको ये सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन एकदम क्लियर हो गया होगा। तो सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन हमने देख लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको हिंदी में भी इसको बता देता हूँ। चयन प्रक्रिया के तत्वों की सूची बनाइए, चयन की प्रक्रिया एवं उसके तरीकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी ये हमने डिस्कस कर दिया है लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, जो प्लेलिस्ट मैंने दिखाई थी उसके लेक्चर नंबर 4 में जाएंगे तो उसमें हमने जून 2018 का पेपर एनालाइज किया है। उसमें क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इसको विथ आंसर। तो आपने अगर नहीं देखा है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आप जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस वीडियो के लेक्चर नंबर 4 में। जून 2018 का पेपर है जो, और क्वेश्चन नंबर 5 उसका देख सकते हैं और पूरा आप आंसर उसमें समझ सकते हैं कंसेप्ट को। और फर्दरली आपको चेक करना है तो आप इसके बारे में सर्च करके थोड़ा और जानकारी ले सकते हैं क्योंकि ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ मोटिवेशनल फैक्टर्स। ठीक है, मोटिवेशनल फैक्टर्स के टाइप्स, हाउ कैन यू एनरिच जॉब एंड क्रिएट मोटिवेशनल क्लाइमेट। ठीक है, तो मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं यार। मोटिवेशनल फैक्टर्स मीन्स कि अगर मैंने पिछली वीडियो में बताया था एक में कि अगर हम जो है एम्प्लॉयज़ को खुश रखना चाहते हैं तो हमें एक काइंड ऑफ मोटिवेशन उनके अंदर फिट करना होगा। हमें इस तरीके की तैयारी करनी होगी कि हम जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं ना उनको एकदम मोटिवेटेड रख सकें। ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि किस तरीके से उनको मोटिवेटेड रख सकते हैं थ्रू काउंसलिंग, ताकि जो उनका उत्साह है वो बढ़ा रहे, उनका काम में मन लगा रहे। ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी। इसमें हम कुछ ऐसे फैक्टर्स देख लेते हैं जिससे कि हम मोटिवेशनल क्लाइमेट को ऐड कर सकते हैं। तो मोटिवेशनल क्लाइमेट को ऐड करने के लिए तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने ये मोटिवेशन फैक्टर को डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक सेकेंड ना, एम्प्लॉय मोटिवेशन को क्वेश्चन नंबर 10, और ये है जून 2018 की वीडियो, जून 2018 वाला। ठीक है, जून 2018 यानी कि हमारे लेक्चर नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉय मोटिवेशन क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका बी पार्ट जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं मोटिवेशनल फैक्टर। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। अब देखो कि इसमें मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम मोटिवेशनल क्लाइमेट को फॉर्म कर सकते हैं ताकि हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो ऑर्गेनाइजेशन की भी बढ़े और किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की भी बढ़े। तो इसके लिए हमें कुछ मेथड्स का यूज करना पड़ता है, जैसे रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो भी अच्छा वर्क कर रहा है उसको रिवार्ड देना चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और लोगों के सामने भी दैट ही इज़ डूइंग ग्रेट वर्क, ताकि उसका जो उत्साह है वो बढ़ता रहे। क्योंकि प्रशंसा हर किसी को पसंद होती है और रिवार्ड मिलना हर किसी को अच्छा लगता है। और इसी के साथ साथ हम उसके बाद डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थ्रू काउंसलिंग। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है काउंसलिंग करना। काउंसलिंग के थ्रू जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किया जाएगा और मोटिवेशन को उनके अंदर फीड किया जाएगा।
एंड द काउंसलिंग विल बी डन बाय काउंसलर, और जिसकी काउंसलिंग की जाएगी उसको काउंसली कहेंगे। और उसी के साथ साथ उनका डेवलपमेंट करना, उनकी स्किल्स वगैरह को डेवलप्ड करेंगे। उसके बाद उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। जितनी ज़्यादा लीडरशिप स्किल होगी उतना अच्छा उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और इसी के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि उनकी वर्क लाइफ को बैलेंस किया जाए, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस की जाए। ऐसा नहीं कि आप उनको दिन भर काम करा रहे हैं, ये चीज़ गलत है। उनको थोड़ा थोड़ा मीन्स इस तरीके से रखना पड़ेगा आपको कि उनको लगे कि जो कंपनी है वो हमारा बहुत ख्याल रखती है। तो इस तरीके से हमने वर्क लाइफ को बैलेंस उनका सेट करना पड़ेगा। जब उनको छुट्टी की ज़रूरत है तो ऐसा नहीं कि उनको फोर्सबली काम में बुलाया जाए, उनको उस दिन छुट्टी दी जाए जब उनका मन है तो, ठीक है। रोज़ तो किसी का मन नहीं होता है, इमरजेंसी में ही कोई छुट्टी लेता है तो उस टाइम पे आनाकानी ना की जाए, उनको छुट्टी दी जाए ताकि उनको भी लगे कि कंपनी उनका अच्छा ख्याल रखती है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस एक उनके लिए बना सकते हैं। और एक गुड इन्वायरमेंट, ठीक है, गुड और कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट उनको बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप बॉस हैं तो उन पे बिल्कुल चढ़ के आप रहें, ये चीज़ गलत है। आपको एक कॉपरेशन टाइप का बनाना होगा, एज ए फैमिली सबको ट्रीट करना होगा, सबको साथ लेके चलना होगा ताकि सारे एम्प्लॉयज जो है वो ग्रोथ करें और ओवरऑल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ग्रोथ कर सके। तो मोटिवेशनल फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यार, न सिर्फ किसी कोऑपरेटिव के लिए, बल्कि अगर आप कोई स्टूडेंट भी हैं तो आपके लिए भी मोटिवेशनल फैक्टर काफ़ी जो है आरामदायक होता है, काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉय काउंसिल, एक्सप्लेन नीड फॉर काउंसिल। तो अगर आपको याद हो तो एम्प्लॉय काउंसिल हमने पहले भी देख लिया है कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है काउंसलर और काउंसली के बीच की बात, तो ये पूरा हमने देख लिया था, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मैंने जो दिखाए थे लेक्चर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा, जिसमें दिसंबर 2018 का पेपर हमने एनालाइज किया है विद क्वेश्चन आंसर, और उसका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी रिपीट हुआ है, तो आप देख सकते हैं यार किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है, जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। तो एम्प्लॉय काउंसिल को उसमें क्या कहते हैं वो भी देख लो यार। अच्छा, ये मोटिवेशनल फैक्टर वाले हिंदी वाले देख लो। प्रेरक कारकों में कौन कौन से प्रकार हैं, आप किस प्रकार रोजगार की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं तथा प्रेरक माहौल पैदा कर सकते हैं। तो किस तरीके से प्रेरक माहौल बना सकते हैं वो हमने देख दिया। अब क्वेश्चन 9 है, कर्मचारी परामर्श से आप क्या अभिप्राय है, परामर्श की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। तो मैंने बता दिया कि ये हमने लेक्चर नंबर 3 में देखा था, जो कि दिसंबर 2018 की वीडियो है, और उसका क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो आप जाके वहां पर देख सकते हैं पूरा परामर्श। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। तो हम तीनों को देखते हैं। सबसे पहले है टास्क एनालिसिस, ठीक है, देख लो टास्क एनालिसिस है, फिर ट्रेनिंग मेथड है, और फिर लास्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। तो ये एक चीज मैं बताता हूँ, आप मोटिवेशन के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि तारीफ करना एम्प्लॉय की, वो भी आप काम कर सकते हैं पर्सनली किसी एम्प्लॉय की तारीफ करके, ठीक है। तो ये देखें किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां कीजिए, हम तीनों पर करेंगे। पहला है कार्य विश्लेषण, फिर है परीक्षण प्रक्रिया, और फिर है प्रदर्शन मूल्यांकन। ऑलराइट, सो अब बात करता हूं मैं इन क्वेश्चनों की। तो जो यार सारे लेक्चर्स देख के आए हैं उन्हें तो ये देखे देखे लग रहे होंगे सब, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं टास्क एनालिसिस की, ठीक है। टास्क एनालिसिस हमने पिछली ही वीडियो में, ठीक है, यानी कि लेक्चर नंबर 4, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है थोड़ी देर पहले, 1-2 घंटे पहले, लेक्चर नंबर 4, जिसमें कि हमने जून 2018 का पेपर को देखा था, उसमें आपको मिल जाएगा टास्क एनालिसिस, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जून 2018 का, क्योंकि आपको लेक्चर नंबर 4 में मिल जाएगा, और अच्छी तरीके से मैंने टास्क एनालिसिस को वहां पर समझा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो टास्क एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है टास्क एनालिसिस वाला क्वेश्चन भी, आप अच्छी तरीके से इसको करके जाना, अपने उससे भी आंसर ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने आते जा रहे हैं। फिर है ट्रेनिंग मेथड। ट्रेनिंग मेथड्स को भी हमने 1-2 बार डिस्कस कर लिया है। ट्रेनिंग मेथड्स आपको, ट्रेनिंग मेथड, ठीक है, तो ट्रेनिंग मेथड जो ये वाला था, ये वाला क्वेश्चन, इसको हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया है इन अवर लेक्चर नंबर 1, जो वो प्लेलिस्ट मैंने आपको दिखाई थी उसके लेक्चर नंबर 1 में, और वो आपको जून 2019 का पेपर उसमें हमने डिस्कस कराया था, और उसका ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। तो जून 2019 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है
वो है ट्रेनिंग मेथड के बारे में, जिसको कि हमने लेक्चर नंबर 1 में अच्छी तरीके से डिटेल्ड वे में कवर किया हुआ है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसको तो मैंने गला फाड़ फाड़ के 1 घंटा आपको बताया था, ठीक है। तो इसको भी हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था। किसको? परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स को हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था, जिसमें कि हमने जून 2019 का पार्ट 2 बनाया था, ठीक है। जून 2019 का जो है वो लेक्चर 1 और 2 में किया है कवर। लेक्चर 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए हुए हैं, और लेक्चर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक बताए हुए हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है जून 2019 के जो पार्ट 2 बनाया था, लेक्चर नंबर 2 जो है उसमें हमने कवर किया है, और इसका ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आप जाके वहां पर देख सकते हैं। ओके, तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल बताया था कि किस तरीके से जो है वो तारीफ की जाती है, और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बताए थे परफॉर्मेंस अप्रेजल के। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जून 2018 का, ठीक है, जून 2016 का पेपर भी हमारा जून 2016 का पेपर भी हमारा पूरा हो गया है दोस्तों, और हमने अच्छी तरीके से इसको देख लिया, और हमने जो पेपर पहले क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो हमारे सामने इसमें आ गए। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको अब समझ आ गया होगा। तो जिनके आगे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रहा हूँ, ये भी ट्रेनिंग मेथड भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये 3 4 5 क्वेश्चन तो हमारे यहीं पर ही है, और पिछले पेज में भी मैंने बताए थे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो उनको तो एकदम अच्छे से डिटेल्ड वे में आप देख के जाना, ठीक है दोस्तों, डिटेल्ड वे में एकदम उनको देख के जाना। इसके अलावा हमने जून 2019 का वीडियो भी देख लिया है, दिसंबर 2018 का वीडियो भी देख लिया है, और उसी के साथ साथ जून 2018 का वीडियो भी हमने देख लिया है, और इन सबको मैंने डाल दिया है एक प्लेलिस्ट के अंदर, जो कि मैं ये यहाँ पर जो आई बटन आता है ना उसमें मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और साथ ही जब वीडियो एंड होगी तो यहाँ पर एक कोने में सीधा ये प्लेलिस्ट करके आ जाएगा, इधर या इधर साइड एक साइड आपके लिए आ जाएगा, तो आप वहाँ पर भी जाके इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यार हताश होने की जरूरत नहीं है, आप ये प्लेलिस्ट देख के जाइए। क्वेश्चन लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास हमने इसमें डिस्कस किए, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। और 5 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल आराम से करके 80+ नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों, थोड़ा ट्रस्ट करना, और ये वीडियोस तो आप सारी देख लेना। और अगर आपके पास टाइम बच जाता है, आपने सारी वीडियो देख ली है, तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं वीडियोस को दोबारा देख के, थोड़ा स्पीड ज़्यादा रखना, ठीक है। जैसे आप 1.5 की स्पीड में आराम से देख सकते हैं वीडियोज़ को दोबारा। मेरे ख्याल से 3-4 घंटे से ज़्यादा की नहीं होंगी ये 5 लेक्चर, और आपका एकदम अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो अगर आपको टाइम मिले तो ये काम आप कर सकते हैं दोस्तों। और एग्जाम में आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, और वो भी 20 नंबर के, तो ठीक है 20 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि एक क्वेश्चन में आप 30 से 35 मिनट जो है वो मान के चलिए कि 30 से 35 मिनट आप लगाइएगा, जितना भी आप लिख सकते हैं। 600 वर्ड की यहाँ पर लिमिट दे रखी है, तो कोशिश करना कि इससे ज़्यादा ही लिखना आप 600 वर्ड से, और मतलब 30-35 मिनट में आप जितना भी लिख पाते हैं वो चीज़ आप कर लीजिएगा एग्जामिनेशन में। और इतना ही था दोस्तों, हमने ये 2 डेज स्ट्रेटजी बनाई थी आप लोगों के लिए, ठीक है, TS07 के लिए 2 डेज स्ट्रेटजी बनाई थी, और आई होप कि आप लोगों को ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी यार दोस्तों। अगर आपको एफर्ट अच्छा लगा है तो जेन्युइनली आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट समझ आए तो, और कमेंट में बताइएगा जरूर, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है, आप कमेंट में बताना, ठीक है। TS07 के 2 डेज स्ट्रेटजी की लास्ट वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कैसी ये वीडियो लगी, और आपको मेरा एफर्ट कैसा लगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वीडियो को जरूर से शेयर करना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी जो है हेल्प मिल सके यार। जो कई लोग जो है एग्जाम से पहले दिन डिप्रेस्ड बैठे रहते हैं कि भाई कुछ नहीं पढ़ा टाइप वाले, तो उनके साथ यार शेयर कर देना, ताकि उनके भी वो भी पास हो सके यार, है ना, उनकी भी हेल्प हो सके। जिस प्रकार से आप जो है आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे अब, वैसे ही और बंदे भी कर सके, तो शेयर कर देना वीडियो को। और इसी के साथ यार दोस्तों मैंने करंट अफेयर्स की एक वीडियो बनाई है, ठीक है, आई होप कि आप में से थोड़े लोगों ने देखी भी होगी वो करंट अफेयर्स की वीडियो। चलो आज तो आपके पास टाइम नहीं होगा क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो फरवरी के करंट अफेयर्स मैंने उसमें लिए हुए हैं। तो अगर आप चाहें, अगर आपको टाइम मिले, भले आज नहीं मिलता है क्योंकि आपका कल पेपर है, तो पेपर से आने के बाद या किसी भी टाइम जब भी आपको टाइम हो, क्योंकि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कोई ना कोई आप में से कर रहे होंगे,
तो आप जाके उस करंट अफेयर्स की वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप नहीं देखते हैं तो उस वीडियो को शेयर करना यार ऐसे लोगों के साथ जो तैयारी कर रहे होंगे, भले यूपीएससी एसएससी जिसकी भी वो तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ वो वीडियो शेयर कर देना यार, ताकि वो लोग तो इसको देख के फ़ायदा ले सकें। और इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करते हैं, इस 2 डेज स्ट्रेटेजी को भी एंड करते हैं दोस्तों। आई होप कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने एग्ज़ाम में और आप 80+ नंबर तो लेके ही आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द कोर्स। मीट यू in next course. Thank you.